Hey everyone and welcome. चलो आज पावर शेयरिंग चैप्टर को एकदम फोड़ते हैं. It's time for a super quick revision और I promise इस सेशन के एंड तक ये चैप्टर आपके दिमाग में बिल्कुल प्रिंट हो जाएगा. एग्जाम के लिए फुल रेडी. Alright, so here's our game plan for today. हम दो देशों की कहानी से शुरू करेंगे, फिर समझेंगे कि भाई पावर शेयर करना जरूरी ही क्यों है. उसके बाद we'll look at the different forms of power sharing and finally एक special exam revision and some practice questions. तो ready हो? Let's do this. Okay, so सबसे पहले let's get to the core problem of this chapter. Just imagine एक देश है जिसमें बहुत अलग-अलग कल्चर और लैंग्वेज के लोग रहते हैं. It's like a big puzzle, right? सवाल ये है कि आप सबको शांति से एक साथ कैसे रखोगे? इसी पजल को हम दो बहुत ही डिफरेंट केस स्टडीज से समझेंगे. यही है वो एक सेंट्रल क्वेश्चन. One country, so much diversity. How do you maintain peace? इस सवाल के जवाब में हमें दो बिल्कुल ऑपोजिट स्टोरीज मिलती हैं. एक बेल्जियम की और दूसरी श्रीलंका की. इनकी कहानियां हमें बताएंगी कि पावर शेयरिंग की असली वैल्यू क्या है. तो सबसे पहले लेट्स लुक एट श्रीलंका. यहां चार्ट में देखो 74% ऑफ द पॉपुलेशन 74% आर सिन्हाला स्पीकर्स. ये एक बहुत बहुत बड़ी मेजॉरिटी है. बस इस नंबर को दिमाग में रखना बिकॉज आगे जो भी हुआ उसको समझने के लिए ये बिल्कुल की है. नाउ बेल्जियम की कहानी. दिस इज वेयर थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग. यहाँ डच स्पीकर्स मेजॉरिटी में तो हैं बट इतनी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी नहीं है यू सी. और एक ट्विस्ट भी है. जो फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी थी अ लिटिल लेस देन हाफ, वो हिस्टोरिकली ज्यादा रिच और पावरफुल थे. तो यहाँ से टेंशन शुरू हो गई. ओके, अब देखते हैं कि इन दोनों देशों ने इस टेंशन को हैंडल कैसे किया. हम श्रीलंका की गलती से शुरू करेंगे क्योंकि जब आप समझोगे ना कि वहां क्या गलत हुआ तभी आप अप्रिशिएट कर पाओगे कि बेल्जियम का सोल्यूशन इतना स्मार्ट, इतना ब्रिलियंट क्यों था. तो श्रीलंका ने कौन सा रास्ता चुना? मेजॉरिटेरियनिज्म. ये एक फैंसी वर्ड है बट इसका मतलब बड़ा सिंपल है. जिसकी लाठी उसकी भैंस. मतलब जो मेजॉरिटी में है वही राज करेगा, भले उससे माइनॉरिटी का नुकसान क्यों ना हो. दे बेसिकली इग्नोर्ड द नीड्स एंड विशेस ऑफ द तमिल माइनॉरिटी कंप्लीटली. और इसका रिजल्ट अ कंप्लीट डिजास्टर. सोचो, 1956 में एक लॉ पास किया गया जिसने सिर्फ सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया. यूनिवर्सिटी सीट्स, गवर्नमेंट जॉब्स, हर जगह सिन्हाला लोगों को प्रेफरेंस मिलने लगी. नेचुरली तमिल्स को अपने ही देश में एक आउटसाइडर जैसा फील होने लगा और यही फीलिंग ऑफ एलियनेशन इसने देश को एक भयानक सिविल वॉर में धकेल दिया. अब देखो बेल्जियम ने क्या किया. उन्होंने अपनाया अकोमोडेशन मॉडल. इसके 4 जबरदस्त स्टेप्स थे. पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स की नंबर इक्वल रखी. दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट्स को काफ़ी पावर्स दी. वो सेंट्रल के अंडर एक पपेट नहीं थी. तीसरा, कैपिटल सिटी ब्रसल्स, जहां कॉम्पोजिशन अलग था, वहां एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई, अगेन विथ इक्वल रिप्रेजेंटेशन. और चौथा, सबसे यूनिक, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जो हर लैंग्वेज कम्युनिटी के कल्चरल और एजुकेशनल इश्यूज देखती थी. सो स्मार्ट. ये टेबल गाइस, इसको स्टार मार्क कर लो. ये एग्जाम में आ सकता है. देखो, फर्क बिल्कुल साफ है. बेल्जियम ने सबको अकोमोडेट किया, नतीजा पीस एंड यूनिटी. श्रीलंका ने मेजॉरिटी रूल थोपा, नतीजा सिविल वॉर एंड डिवीजन. द डिफरेंस इन आउटकम्स इज जस्ट नाइट एंड डे. तो अब तक हमने देखा कि पावर शेयरिंग क्या है. बट नाउ फॉर द बिग क्वेश्चन, पावर शेयर करें ही क्यों? ये एक सुपर कॉमन एग्जाम क्वेश्चन है और इसके 2 सॉलिड रीजंस हैं. एक प्रैक्टिकल है और एक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है. लेट्स चेक देम आउट. पहला रीजन है प्रूडेंशियल. प्रूडेंशियल का मतलब है समझदारी वाला, प्रैक्टिकल. सोचो, इट्स द स्मार्ट थिंग टू डू. लॉजिक सिंपल है. पावर शेयर करोगे तो अलग अलग ग्रुप्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट का चांस कम हो जाएगा और इससे देश में स्टेबिलिटी बनी रहेगी. बेल्जियम ने यही तो किया. सिविल वॉर को अवॉइड करने के लिए पावर शेयर की. इट वॉज जस्ट अ प्रैक्टिकल स्मार्ट चॉइस. और दूसरा रीजन है मॉरल. ये सही और गलत की बात है. पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. एक डेमोक्रेसी में असली पावर तो लोगों के हाथ में होती है ना? तो उनका ये हक बनता है कि उनसे पूछा जाए कि उन्हें गवर्न कैसे किया जाना चाहिए. इट्स अबाउट डूइंग द राइट थिंग. ओके, चलो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड हियर, बट डोंट वरी, हम इसे एकदम सिंपल बना देंगे. लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन. अब इन 4 फॉर्म्स को याद कैसे रखें? सिंपल सी ट्रिक है. बस एक लाइन रट लो, HVSP, मतलब हर व्यक्ति संघ पावर. कितना कूल है ना? H फॉर हॉरिजॉन्टल, V फॉर वर्टिकल, S फॉर सोशल ग्रुप्स और P फॉर पॉलिटिकल पार्टीज. इजी पीजी. अब नहीं भूलोगे. तो चलो H और V से शुरू करते हैं. हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, जैसा नाम से ही क्लियर है, सेम लेवल पर होती है.
थिंक ऑफ द 3 मेन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। लेजिस्लेचर जो लॉज बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो उन्हें इंप्लीमेंट करती है और जुडिशरी जो उन्हें इंटरप्रेट करती है। वर्टिकल पावर शेयरिंग ऑन द अदर हैंड डिफरेंट लेवल्स पर होती है, एक पिरामिड की तरह। टॉप पे सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे स्टेट और फिर लोकल गवर्नमेंट्स। तीसरा है एस फॉर सोशल ग्रुप्स। इसमें क्या होता है, पावर को अलग अलग सोशल, रिलीजियस या लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बीच शेयर किया जाता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बेल्जियंस कम्युनिटी गवर्नमेंट, राइट, जिसने इंश्योर किया कि हर लैंग्वेज ग्रुप को रिप्रेजेंटेशन मिले। और लास्ट में है P फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। ये कब होता है? जब इलेक्शन में किसी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती। तो फिर क्या होता है, 2 या उससे ज्यादा पार्टीज मिलकर कोalition गवर्नमेंट यानी गठबंधन सरकार बनाती हैं। तो पावर उन सभी पार्टीज के बीच शेयर हो जाती है। आई एम श्योर आप इसके बारे में न्यूज में रोज सुनते होंगे। ऑलराइट, अब टाइम है एक रैपिड फायर रिवीजन का। अब जो स्लाइड्स आने वाली है ना, उन पर पूरा फोकस करना। दिस इज द समरी ऑफ एवरीथिंग वीव लर्नड, एवरीथिंग यू नीड फॉर द एग्जाम। ये फ्लोचार्ट देखो, ये चेक्स एंड बैलेंसेस सिस्टम को परफेक्टली एक्सप्लेन करता है। देख रहे हो एरोज दोनों तरफ हैं। इसका मतलब हर ऑर्गन दूसरे ऑर्गन पर नजर रखता है। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को चेक कर सकती है, जुडिशरी दोनों को, सो दैट नो सिंगल ब्रांच बिकम्स टू पावरफुल। इट्स अ ब्यूटिफुल सिस्टम। Okay, quick recap of the important keywords. First, majoritarianism, rule by majority. Second, accommodation, जहां सबको adjust करके साथ लाया जाता है. Third, community government, a government for a specific language group. Fourth, coalition government, गठबंधन की सरकार. And finally, checks and balances, a system where each government organ keeps the others in check. इनको बिल्कुल मत भूलना. तो कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हो गए हैं, आई थिंक। But the real test is, can you apply them in the exam? तो चलो, let's look at some typical board exam questions. इनकी प्रैक्टिस जरूर करना। यहां पर just pause for a second and take a screenshot of this slide. I would highly recommend कि आप इन सभी questions के आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस करें। ये अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है, and you'll know exactly how prepared you are for your exams. एंड बिफोर वी गो, एक सवाल आपके लिए। थोड़ा सोचो, आप अपने स्कूल या कम्युनिटी में पावर शेयरिंग के एग्जाम्पल्स कहाँ देखते हो? मे बी द स्टूडेंट काउंसिल और द क्लास मॉनिटर सिस्टम। थिंक अबाउट इट। इससे ये कॉन्सेप्ट आपके लिए और भी रियल हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। यू गाइज आर गोइंग टू डू ग्रेट।